सो गुड मॉर्निंग गाइस। MPITITO इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें जो लास्ट टाइम हमारा पेपर हुआ था जो कि 17 दिसंबर 2022 को हुआ था शिफ्ट 2 के में, है ना, जिसका ये पार्ट 2 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके पहले वीडियो को चेकआउट करिए, देन फिर आप इस पे देखिएगा, है ना। हमने वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हुए थे और अप टू मैंने 25 तक के क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करके बताया है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन का वांछनीय विशेषता नहीं है, मतलब इंसुलेशन की विशेषता नहीं है। तो रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या नॉन हाइपोग्रोसिव, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डिटेल देखते हैं। इंसुलेशन मटेरियल में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वोल्टेज सह सके। लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होने पर इंसुलेशन जल्दी ब्रेक डाउन हो सकता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी इंसुलेशन की विशेषता है। नॉन हाइपोग्राफिक मटेरियल मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करता, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था हमसे कि फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फॉर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री पर तापमान कॉपर की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कितनी होती है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 2.85 माइनस 8 ओम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1 पॉइंट, है ना, 1.4 पॉइंट माइनस 8 या 1.7 माइनस 10 टू द पावर माइनस 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम। ठीक है, डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण जो ये बताता है कि विद्युत धारा के प्रभाव का कितना विरोध करता है। इसे ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम पर मीटर, है ना। तो रेजिस्टिविटी की अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो क्या है? ओम पर मीटर। अब देखते हैं तांबे की प्रतिरोधकता। तांबे एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है, जिसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए इसे विद्युत तार, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर कॉइल में उपयोग किया जाता है। 20 डिग्री पर तांबे की प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है? 1.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो सर आप आंसर बोल सकते थे कि 1.6 भी तो हमारा इसमें ऑप्शन है, तो क्यों नहीं उन्होंने करेक्ट किया? तो रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पर है 1.68। अगर यहाँ पे 1.64 भी होता तो आपका 1.6 वाला आंसर राइट रहता, लेकिन ये क्या है 1.6, तो जो हमारे 1 डिग्री को बढ़ा देता है, इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर जो था वो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम इसका राइट आंसर लिया गया है। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर वो पूछ ले सिल्वर का या एल्यूमिनियम का, तो मैंने उसकी भी डिटेल लगाई है। सिल्वर की कितनी होती है? 1.59 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तांबे की हमने देख ली 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 2.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो जितनी कम प्रतिरोधिता होगी उतना अच्छा, जितनी कम प्रतिरोधिता होगी उतना मेरा करंट इजीली पास हो जाएगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा करंट क्या होगा? अपोज होगा। इसलिए, है ना, हम ज्यादातर कॉपर वायर का यूज करते हैं हमारे घरों की लाइटिंग के लिए कि हमारा रेजिस्टेंस कम हो उनकी वायरिंग का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है ना, what is the name of instrument used to measure the size of wire। तार के आकार को मापने के लिए किस यंत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो स्टैंडर्ड वायर गेज कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये कुछ टाइप्स के होल्स होते हैं, जिसमें हम वायर को रख के, वायर को लगा के ये चेक करते हैं कि हमारे वायर की मोटाई कितनी है। ठीक है, तो स्टैंड फुल इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SWG का उपयोग वायर के डायमीटर को मापने के लिए किया जाता है। यह मैकेनिकल मेजरिंग टूल है। क्या है? मैकेनिकल मेजरिंग टूल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था? हमको एक चित्र दिया गया था कुछ इस तरीके का, और हमसे पूछा गया था दिए गए वोल्ट मीटर का उपयोग
डैश मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? तो देखो यहाँ पे डैश का सिंबल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। हमको पता है कि हमारा जो एसी करंट है वो कैसा है, कुछ इस तरीके का है, और डीसी करंट जो हमारा वो कैसे फ्लो होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो सिंबल है, इसी से हमको हमको आंसर पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी वोल्टेज। क्या नापने के लिए? डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्ट मीटर डायरेक्ट करंट वोल्टेज को मेजर करता है। यह बैटरी को डीसी करंट में उपयोग होता है। एसी वोल्ट मीटर अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला चित्र से दिया गया था, जिसमें हमको एक चित्र दिया गया था और यहाँ पे एक ये जो ऐसा सिंबल दिखाया हुआ है इस तरीके का, ये इस चित्र का व्हाट डज द सिंबल, है ना, इसको इस तरीके के चित्र को रिप्रेजेंट द फिगर। तो इस चित्र को, है ना, क्या प्रदर्शित करता है? तो प्लेस द वर्टिकल, मतलब लंबवत रखना, प्लेस द हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिज रूप से रखना, प्लेस द फ्लैट बाईं ओर रखना, या प्लेस द राइट साइड दाहिनी ओर रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्लेस द वर्टिकल, है ना, टू प्लेस द वर्टिकल। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। एनालॉग माप यंत्रों में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर में कुछ विशेष प्रतीक या सिंबल दिए जाते हैं जो ये बताते हैं कि यंत्र को किस स्थिति में पोजीशन में रखना है। जिसमें, है ना, ये वाले सिंबल का प्रतीक का अर्थ है, ये प्रतीक दिखाता है कि मीटर को लंबवत या वर्टिकल पोजीशन में, है ना, स्थापित कर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें और क्या देखा गया, एनालॉग क्यों है ना, एनालॉग मीटर की सुई जो है या पॉइंटर जो है वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी से प्रभावित होता है। किससे इफेक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से इस पर इफेक्ट पड़ता है। यदि मीटर को गलत स्थिति जैसे क्षितिज में रखा जाए तो रीडिंग क्या आ सकती है, या तो गलत आ सकती है, सुई का संतुलन बिगड़ सकता है, या फिर और क्या होगा, है ना। इसलिए निर्माता मीटर को यह संकेत देते हैं कि मीटर को किस दिशा में रखना चाहिए। अब इसमें अगर ये वाला सिंबल है तो हमको किस तरीके का रखना है, वर्टिकल, और इस तरीके का ऐसा सिंबल आ जाए तो कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमको रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए हम किस यूनिट, है ना, मेजरमेंट टूल का यूज करते हैं। तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो धारा को मापना है तो वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्टेज, है ना, क्या नापेगा, वोल्टेज। ओम मीटर क्या नापेगा, रेजिस्टेंस, है ना, क्या नापेगा, रेजिस्टेंस। और आमीटर क्या नापेगा, करंट, है ना, क्या नापेगा, करंट। और क्या पूछा गया है मुझसे, करंट पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट। और मल्टीमीटर ये सारी चीजों को नापने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो आमीटर करंट मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है सीरीज में। और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, ओम मीटर, है ना, रेजिस्टेंस को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, है ना, विच टाइप ऑफ ओम मीटर इज यूज टू मेजर लो रेजिस्टेंस वैल्यू। निम्न प्रतिरोध मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस प्रकार के ओम मीटर को उपयोग किया जाएगा? तो एसी ओम मीटर, डीसी ओम मीटर, सीरीज ओम मीटर या शंट ओम मीटर। तो क्या यूज करेंगे हम, शंट ओम मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, शंट ओम मीटर लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सुटेबल होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, जो जो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस मेजर में हाई करंट पाथ रिक्वायर्ड होता है। लो रेजिस्टेंस मेजर करने में क्या, कौन सा पाथ रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हाई करंट पाथ को रिक्वायर्ड होता है। सीरीज ओम मीटर रेजिस्टेंस को सीरीज के लिए उपयोग हो गया, सीरीज के लिए उपयोग होता है। ओम मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें बताता है, ओम में बताता है। ठीक है, फिर और क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल वोल्टेज। अत्यंत सूक्ष्म वोल्टेज मतलब बहुत कम अमाउंट के वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मिलीमीटर, सेंटी वोल्ट मीटर, है ना, मिली वोल्ट मीटर, माइक्रो वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो वोल्ट मीटर। क्या राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो वोल्ट मीटर। माइक्रो वोल्ट मीटर बहुत छोटे वोल्टेज है जैसे माइक्रो वोल्ट की रेंज को मापता है। सेंसिटिव इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका उपयोग होता है, सेंसिटिव इलेक्ट्रिक सर्किट में उपयोग होता है। प्रिसीजन मेजरमेंट और माइक्रो वोल्ट मीटर इसके लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैटरी से प्राइमरी बैटरी कन्वर्ट, है ना, डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो प्राथमिक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सी ऊर्जा में? तो प्राइमरी बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल भी नहीं करेगी, सोलर भी नहीं करेगी और थर्मल भी नहीं करेगी। डिटेल देखते हैं। प्राइमरी बैटरी इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करती है। ड्राई सेल इसका
कॉमन एग्जाम्पल है। बैटरी में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी उपयोग होती है। मैकेनिकल या सोलर एनर्जी अलग अलग डिवाइस में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल या सोलर जो एनर्जी है वो अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे मैकेनिकल किससे कन्वर्ट होगी, मशीन्स वगैरह से, है ना, किससे कनेक्ट होगी, मशीन से। सोलर किससे होगी, सोलर प्लेट से। और थर्मल किससे होगी, है ना, जो भाप से या स्टीम से जो चलेगी वो सारी चीजें, या फिर आगे से जो चलेगी, आग से जो चलेगी, वो सारी थर्मल से होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन द सेल। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। इनके बीच केमिकल रिएक्शन करंट फ्लो कराता है। इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में मीडियम का काम करता है। तो देखो, अगर मेरी एक बैटरी सेल बनी हुई है तो मेरे पास में एक एनोड होगा, एक क्या होगा, एनोड होगा, और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। क्या होगा, कैथोड होगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड भरा होगा, लिक्विड हो या पाउडर हो, वो क्या होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद में है ना, ड्राई सेल के टर्मिनल का वोल्टेज, ड्राई सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज के बीच कितना होता है, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल रेंज बिटवीन। ड्राई सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज, है ना, डैश के बीच होता है। तो ड्राई सेल के बीच में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.2 टू 1.5 वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई सेल का नॉमिनल वोल्टेज लगभग कितना होता है, 1.5 वोल्ट, जो हमारी कहाँ पे घड़ीज वगैरह में उपयोग किए जाती है, घड़ी में या फिर टीवी के रिमोट्स में इसका यूज किया जाता है। यूज के दौरान जब, है ना, तो ये कौन सी वो सेल है, ड्राई सेल है, जिसका वोल्टेज नॉर्मली कितना होता है, 1.5 वोल्ट। लेकिन जब क्या होगा, यूज के दौरान वोल्टेज थोड़ा कम होकर 1.2 वोल्ट तक आ जाता है। यह स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस में उपयोग होता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, जिंक कार्बन ड्राई सेल कॉमन एग्जांपल है ड्राई सेल का, ठीक है। ये है ड्राई सेल, जिसके बाहर आपने देखा होगा एक इंसुलेशन की लेयर होती है ना। फिर बीच में क्या है, मसलिन बैग होता है। फिर प्ले पेस्ट ऑफ द पी, कौन सा, NH4Cl का पेस्ट इसमें लगा हुआ था आउटसाइड में। और फिर किसका ये कंटेनर होता है, जिंक कंटेनर होता है। ऊपर बेस कैप होता है, नीचे कार्बन रॉड से बीच में सेंटर में कार्बन रॉड होती है, जो किससे फिल होती है, NaO2 प्लस कार्बन से, सी से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है ना, विच मटेरियल इज यूज टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द लेक्लांचे सेल, है ना। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है लेक्लांचे सेल में। लेक्लांचे सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो जिंक का, कैंडियम का, या कार्बन का, या लिथियम का। तो किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का, है ना। लेक्लांचे सेल में कार्बन रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कैथोड के रूप में कार्य करता है। जिंक कंटेनर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और यह ड्राई सेल को बेसिक, है ना, यह ड्राई सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। कार्बन करंट कलेक्शन में मदद करता है और रिएक्शन को सपोर्ट करता है। देखो, है ना, ये जो एक कंटेनर में कुछ इस तरीके की रॉड लगी रहती है, ठीक है। एक ग्लास जार रहता है, जिस जो क्या है, बाहर एक जिंक रॉड लगी होती है, जो कैसी रहती है, इलेक्ट्रोड दिखाती है। फिर अंदर पोरस स्पॉट रहता है इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, पोरस स्पॉट। फिर उसके में अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल रहता है। ये देखो, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल है। सेंटर में क्या है, कार्बन रॉड है, जो इलेक्ट्रो प्लस आयन बना रही है। मिक्सचर कार्बन एंड मैग्नीशियम आइऑक्साइड इसके अंदर मिक्स रहता है। कौन सा, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम 5 ऑक्साइड, ठीक है। ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एडिशन सेल का नाम मात्र आउटपुट कितना होता है। तो एडिशन सेल का नाम मात्र आउटपुट कितना होता है, एडिशन सेल, है ना। एडिशन सेल वो वाली होती है जो आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके की सेल रहती है, जिसके ऊपर, है ना, एक ऐसा राउंड में बना रहता है और एक इसके ऐसे तरीके का बना होता है, जिसमें ऐसे करके कुछ वो बने रहते हैं, उसको बोला जाता है एडिशन सेल, ठीक है। तो जिसका नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है, मिनिमम आउटपुट कितना होता है, 1.2 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना होता है, 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है ना। एडिशन सेल निकल आयन बैटरी या नॉमिनल वोल्टेज लगभग 1.2 वोल्ट होता है। यह रिचार्जेबल सेल, इसमें कौन सी टाइप की भी आती है, रिचार्जेबल सेल, इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है और मेंटेनेंस कम चाहिए होता है।
इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन के जो आंसर था वो गलत है ना। बाद में पीईबी ने सबको एक एक मार्क्स इसके दिए थे, है ना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि, है ना, क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ बैटरीज आर यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल वाहनों में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। राइट आंसर क्या है, लिथियम आयरन बैटरीज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हाई एनर्जी स्टोर करने वाली बैटरीज का उपयोग होता है। मॉडर्न ईवीज में कॉमनली लिथियम आयरन बैटरीज का उपयोग यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में यह लिथियम आयरन का उपयोग किया जाता है। अगर फिर भी और भी इसकी डिटेल देखते हैं, वर्तमान में ईवीज में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली बैटरीज हैं। ठीक है, कौन सी बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी। इसमें क्या क्या विशेषता है, ऊर्जा, उच्च ऊर्जा का घनत्व है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, और वेट कम है, लंबी लाइफ साइकिल है, जल्दी चार्ज होने की क्षमता है, और मेंटेनेंस भी कम है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कार में और इलेक्ट्रिकल स्कूटर में। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल बस में, इलेक्ट्रिकल बाइक में, इन सभी जगह पे कौन सी बैटरीज का उपयोग किया जा रहा है, लिथियम आयरन का। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल बाइक में कौन सी बैटरी का उपयोग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और क्या टिक लगाना है, लिथियम आयरन बैटरी का। अन्य प्रकार की भी कुछ पुराने समय में इनकी बैटरी को भी यूज किया जाता था, जैसे लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी कहाँ पे शुरुआती ईवी मॉडल में उपयोग किया जाता था। ये भारी होती है और इनके लाइफ भी कम होती है। ठीक है, कम लाइफ होती है और कम लागत होती है। निकल मेटल हाइड्रोनियम NiMH भी उपयोग की जाती है, कौन सी में, जहाँ पे हाइब्रिड वाहनों में उपयोग होती है। ये लिथियम से कैसी होती है, भारी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज टू मेक ब्रेक द सर्किट और विदाउट लोड। ठीक है, कौन लोड के साथ या फिर बिना लोड को बनाने या तोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। लोड के साथ या बिना लोड, बिना सर्किट के लोड को बनाने या तोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर तो पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर, है ना। सर्किट इंटरप्टर भी नहीं होगा, कैपेसिटर भी चार्ज को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये सारे टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे एमसीबी है, एमसीसीबी है, आरसीसीबी है। इतने टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स का यूज होता है। डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्रीज और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर। सीबी मतलब होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वीसीबी वेरी वेरी लार्ज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीबी, है ना। ऐसा कौन सा है जो एमसीबी का कॉम्बिनेशन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एमसीबी का संयोजन नहीं है। तो 4 पोल की एमसीबी आती है, डबल पोल की एमसीबी आती है, 5 पोल की एमसीबी नहीं आती है, ट्रिपल पोल की भी एमसीबी आती है। अब ये पोल क्या होते हैं सर, ये देखते हैं। देखो, अगर आपने एमसीबी देखी हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, ये देखो, ये इस तरीके की एमसीबी होती है, ये सिंगल पोल है। ये कैसी है, ट्रिपल पोल एमसीबी। इसमें डबल पोल मतलब, पोल मतलब होते हैं ये जो कनेक्शन है, जॉइंट्स, वो जुड़े हुए हैं। तो सिंगल वाली आती है, डबल वाली आती है, ट्रिपल वाली आती है, और 4 पोल्स वाली आती है, लेकिन 5 पोल वाली एमसीबी नहीं आती है। ठीक है, तो यही चीज इसमें पूछी गई है कि समानता सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4 पोल्स में उपलब्ध होते हैं। 5 पोल एमसीबी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, एमसीबी किस लिए यूज की जाती है, अच्छा हाँ, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी के डिवाइस में जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। पोल नंबर फेसेस पर डिपेंड, पोल नंबर ऑफ फेसेस में मतलब जितने फेस की मेरी मतलब जितने फेस में मैंने यूज किया है उतने फेस की मेरे को एमसीबी लगानी पड़ेगी। अगर आपको रियली मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है यार। मैंने अक्सर देखा है मेरी वीडियोस पे व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन एक भी लाइक नहीं आ रहा है। तो प्लीज, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ लॉ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज और करंट। प्रेरित वोल्टेज या धारा को दिशा निर्देश करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है ना। तो देखो, फैराडेज लॉस के सारे लॉ जो हैं वो किस लिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, है ना। लेकिन डायरेक्शन, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज और करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज और करंट्स के लिए हमारा क्या है, लेंज लॉ। अब लेंज लॉ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लेंज लॉ इंट्रोड्यूस द करंट की डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन को। यह नियम बताता है कि धारा में प्रेरित
प्रेरित धारा इंड्यूस करंट की दिशा हमेशा उस करंट का विरोध करती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। अर्थात यदि चुंबक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न धारा ऐसी दिशा में बहेगी कि वहां पर परिवर्तन का विरोध करे। यह बताता है कि इंड्यूस करंट उस करंट का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखो ये कैसे काम करता है कि अगर मेरे पास में एक कॉइल है और मैं कॉइल को उसके पास में लेके जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा, मेरा करंट बढ़ रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा करंट डाउन हो रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, द इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन सच दैट इट अपोज द चेंजेस व्हेन इट प्रोड्यूस। ठीक है, जहां से वो जिसको मतलब चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो क्या करता है, अपोज करता है उस चीज का। ठीक है, अब फेराडे फर्स्ट लॉ ये बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ईएमएफ को उत्पन्न होता है। मतलब फेराडे लॉ भी बहुत कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स से तो है, ईएमएफ से, लेकिन वो नहीं बता पाता है क्या, डायरेक्शन नहीं बता पाता है। सेकंड लॉ भी यह प्रेरित करता है ईएमएफ की मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड को बताता है, लेकिन दिशा को नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम आते हैं, विच है ना ब्लैंक स्पेस इज विच द ऑपरेट एंड मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। एक स्विच है ना है जो कॉइल को बहने वाली धारा से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल पर संचालित होता है। एक स्विच है जो कॉइल में बहने वाली धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल द्वारा संचालित होता है। तो क्या होता है, सॉलिनॉइड नहीं होता है, फ्यूज भी नहीं होता है, ट्रिप भी नहीं होता है, क्या होता है, रिले। रिले को मैंने बहुत अच्छे से इसकी वर्किंग कंडीशन मेरे रिले वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताई है। अगर आपको रिले की बहुत भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो आप एक बार उसको जाके गो थ्रू कर सकते हो। रिले एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है ना। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट को ओपन या क्लोज करती है। कंट्रोल सर्किट में रिले का बहुत उपयोग है। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कंट्रोल सर्किट में बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज इजी टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। कौन सा ऐसा चुंबक आसानी से चुंबकित हो जाता है और विचुंबकित किया जा सकता है। तो कौन सा किया जाता है, सॉफ्ट मैग्नेट को किया जाता है। हार्ड मैग्नेट भी नहीं होगी, कोबाल्ट और स्टील भी नहीं होगी। सॉफ्ट मैग्नेट क्या होती है, डिटेल देखते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं। इसमें उच्च परमग्रता हाई परमिबिलिटी और कम कोरोसिटिव है ना, लो कोरोसिटिव और कम डी हाइपोथेसिस हानि मतलब लो हाइपोथेसिस लॉसेस होते हैं। मुख्य विशेषता क्या है, उदाहरण के लिए सिलिकॉन, स्टील, नरम है ना, नरम फेराइट मतलब सॉफ्ट फेराइट, निकल लोहा, मिश्र धातु और परमोली यह लोहा शुद्ध लोहा को यूज करता है। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर में, मोटर में, जनरेटर में और रिले के कोर में बनाने के लिए। इसमें फायदे क्या है, इसके कम ऊर्जा की खपत होती है और उच्च दक्षता होती है। हार्ड मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के रूप में उपयोग किया जाता है। हार्ड मैग्नेट को कहाँ पे, परमानेंट मैग्नेट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम पेंटे है ना पेंटेनियम एंड मैग्नीशियम आर कंसीडर्ड एज। एल्यूमिनियम, पेंटेनियम और मैग्नीशियम को माना जाता है। तो क्या माना जाता है, डायमेट्रिक मटेरियल ये भी नहीं मानते हैं है ना, फेरो मैग्नेटिक भी नहीं मानते, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मतलब थोड़ा बहुत इस पे चुंबक का असर पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली मैग्नेटाइज फील्ड को आकर्षित करते हैं, मतलब बहुत ही कम एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं जिससे मैग्नेटिक परमिटिविटी थोड़ी पॉजिटिव मतलब है तो सही लेकिन बहुत कम है। एल्यूमिनियम और पेंटेनियम इसके कॉमन एग्जांपल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मतलब अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन होता है इसमें तो हम किसको लगाते हैं, फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं जैसे आयरन है ना। अनुचुंबकीय परमानेंट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बहुत दुर्बल या कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं और क्षेत्र की दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं। इसमें अमुगित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चुंबक की ओर खींचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर ये चुंबक के गुण को खो देते हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ के मुख्य गुण दुर्बल आकर्षण और आग है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहकरण। चुंबकीय क्षेत्र को लगने पर इनमें परमाणु क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, आज चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल कौन से हैं, एल्यूमिनियम, पेंटेनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम।
ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर प्रीवियस ईयर के 17 दिसंबर की लास्ट ईयर का पार्ट 2। अभी हमारे क्वेश्चन अप टू 100 तक हम इसको करेंगे, तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। थैंक यू गाइस।